see my screen? इंजेक्शन ऑफ फूड। अब आपको क्या इसमें जहन में आता है कि फूड जब हम इंजेस्ट करते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स में ये इंजेस्ट होती है। पहले फर्स्ट स्टेज इज मैस्टिकेशन एंड द सेकेंड स्टेज इज डिग्लूटिशन। ठीक है, नए नाम है मोटे मोटे आप लोगों के लिए। मैस्टिकेशन तो सुना, डिग्लूटेशन पहली दफ़ा सुना है। ठीक है, दो स्टेप्स हो गए कि माउथ के अंदर जो फूड की च्यूइंग होती है, दिस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। उसके बाद जो swallowing होती है, जिसमें फूड इज पुश्ड posteriorly थ्रू pharynx into esophagus, this is known as deglutition or swallowing. So we are going to see one by one in detail. अच्छा, थोड़ा सा यू मस्ट बी फेमिलियर विद टू थिंग्स, व्हाट इज हंगर एंड व्हाट इज एपेटाइट। ठीक है, हंगर क्या होती है कि जो आपको भूख लगती है, तो द अमाउंट ऑफ द फूड you ingest, it depends upon your hunger, and the type of the food you ingest, it depends upon your appetite. ठीक है, ये दो वर्ड्स आप you will come across throughout your medical profession. What is hunger and what is appetite? हंगर जो आपकी भूख है, जिस पे ये डिपेंड करता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ फूड यू विल इंजेस्ट, एंड एपेटाइट इट डिसाइड्स व्हाट टाइप ऑफ फूड यू आर गोइंग टू इंजेस्ट। ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद, ये आपकी एपेटाइट है। नाउ मैस्टिकेशन और च्यूइंग। टीथ आर मेंट फॉर च्यूइंग। हमारे मुंह के अंदर अल्लाह ताला ने टीथ लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये मैस्टिकेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो अगर हम टीथ को देखें तो जो ये फर्स्ट टू हैं ये इंसाइजर्स हैं। ठीक है, बल्कि 4 इंसाइजर्स होते हैं, सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स। इंसाइजर्स टीथ जो होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो कटिंग करते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज़ जब आप मुंह में रखते हैं और उसे काटते हैं तो यू यूज़ योर इंसाइजर्स, और दे कैन अप्लाई अबाउट 55 पाउंड्स ऑफ प्रेशर ऑन द फूड। और जो साइड वाले हैं वो आपके मोलर्स हैं। द मोलर्स, ये जो जिनको दाढ़ भी कहते हैं, द मोलर्स, दे आर मेंट फॉर ग्राइंडिंग एंड दे कैन अप्लाई 200 पाउंड्स ऑफ प्रेशर ऑन द फूड। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपने इंसाइजर्स की हेल्प से फूड को कट किया, एक बोलस ऑफ फूड आपके माउथ में आ गया, उसको अब आपने ग्राइंडिंग शुरू कर दी विद योर मोलर्स। अब टंग जो है वो बीच में उसको रोटेट कर रही है ताकि सारी सलाइवरी सिक्रीशंस जो हैं वो सारी फूड के साथ अच्छी तरह लगती रहें साथ साथ, और साथ साथ ग्राइंडिंग होती रहे विद मोलर्स। सो मसल्स ऑफ च्यूइंग, जितने भी मसल्स हैं आपके च्यूइंग के, वो सिर्फ ये आपको फेस के जितने भी मसल्स हैं, दे कैन एलिवेट और डिप्रेस योर जॉ। ठीक है, तो दे आर ऑल सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व 5। क्रेनियल नर्व 5 कौन सी है? ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल नर्व जो है दे सप्लाइज ऑल द मसल्स ऑफ च्यूइंग, और ये सारे जो आपके फेस पे मसल्स हैं जिनकी वजह से आपके लिप्स हिल रहे हैं, आपके जॉ एलिवेट हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, ये आपका जॉइंट मूव कर रहा है, ये सब कुछ जो है ऑल द मसल्स ऑफ च्यूइंग दे आर सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व 5। ओके, अब ये इस पिक्चर में गस्टेटरी पाथवे दिखाया हुआ है। ठीक है, गस्टेटरी पाथवे नहीं हम यहाँ पे कर रहे, गस्टेटरी पाथवे इज एक्चुअली टेस्ट पाथवे, बट दिस फिगर इज रेलिवेंट टू द टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि च्यूइंग कैसे इनिशिएट होती है। ठीक है, आप लोग अटेंटिव हो के सुनो, मैं दोबारा पूछूंगी। ठीक है, अब क्या है, कैसे च्यूइंग इनिशिएट होगी? मेन चीज़ जो है, ब्रेन स्टेम में देयर इज टेस्ट सेंटर। ठीक है, ब्रेन स्टेम में पॉन्स और मेडुला के रीजन में एक टेस्ट सेंटर होता है। जब भी वो स्टिमुलेट होगा तो आपके मसल्स ऑफ च्यूइंग मूव करने लग जाएंगे। अब आपने इस फिगर को इस तरह नहीं तैयार करना कि ये आप पूरी फिगर, ये तो गस्टेटरी पाथवे की है, गस्टेटरी पाथवे मीन टेस्ट पाथवे। ठीक है, लेकिन इस फिगर से आपने क्लू लेना है
कि टेस्ट पाथवे के अंदर ही जो जो चीज़ें हैं वो च्यूइंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे टेस्ट बड्स दिखाए हुए ना, लेकिन ये क्या है कि यहीं पे ही स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन स्टेम सेंटर से जो सारे मसल्स ऑफ च्यूइंग हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, प्लस स्टिमुलेशन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पे भी गस्टेटरी कॉर्टेक्स होता है, स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, यहाँ थैलेमस है उसके नीचे वाला एरिया, एंड एमिगडाला जो इस पिक्चर में नजर नहीं आ रहा, एमिगडाला इज पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तीन इन चीज़ों को भी रिसर्चेस हैव शोन दैट stimulation of cerebral cortex, hypothalamus and amygdala together with brainstem taste center leads to chewing reflex। क्यों क्यों हो गया कि इन एरियाज को जब भी स्टिमुलेट किया तो मसल्स ऑफ च्यूइंग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी च्यूइंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू योर टेस्ट सेंटर, इसीलिए टेस्ट सेंटर वाली फिगर मैंने इधर डाली है। इट्स नॉट गिवन इन गाइडलाइन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए डाली हुई है कि जो टेस्ट पाथवे की चीज़ें हैं सारी, ब्रेन स्टेम में टेस्ट सेंटर, amygdala, hypothalamus and cerebral cortex, all of them if they are stimulated they can lead to chewing, ठीक है। तो इसलिए हमारे मुंह में जब भी बोलस ऑफ फूड जाएगा तो वहाँ पे टेस्ट रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, तो नॉट ओनली टेस्ट सेंसेशन ब्रेन में जाएगी बल्कि साथ ही साथ आपकी च्यूइंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस? यस मैम। Very good. Any difficulty in this figure? Who will repeat it? बुशरा, कैसे स्टार्ट होगा? वेट ऑफ द फूड आपके माउथ में गई जिसकी वजह से आपका लोअर जॉ ड्रॉप हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्स स्टार्ट हो गया ना, वो जो पिछला पूरा पाथवे हमने किया था उससे एक रिफ्लेक्स इनिशिएट हो गया, उसकी वजह से फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आपका लोअर जॉ ड्रॉप हुआ, ठीक है। जब लोअर जॉ ड्रॉप हुआ, अब आप इमेजिन करते जाओ कि जितने आपके जॉ के मसल्स थे वो स्ट्रेच हो गए, ठीक है। तो जब भी मसल स्ट्रेच होते हैं तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है? नो मैम। ओके, ये आप CNS में पढ़ोगे। स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी किसी मसल को स्ट्रेच किया जाए देयर इज रीबाउंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। किसी भी मसल को आप अगर स्ट्रेच करते हैं, स्केलेटल मसल को, तो वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो क्या हुआ, फूड आपने मुंह में डाली, देयर इज ड्रॉपिंग ऑफ लोअर जॉ जिसकी वजह से आपके जॉ के मसल स्ट्रेच हो गए। Stretch reflex is initiated mean there is again contraction of your jaw muscles. जब jaw muscles contract करेंगे तो आपका माउथ क्लोज हो जाएगा। जब माउथ क्लोज होगा तो ज़ाहिर मसल्स जो हैं वो उनका स्ट्रेच रिफ्लेक्स इनहिबिट हो जाएगा। वो क्यों ही स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टार्ट हुआ था? क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही थी उन मसल्स की। अब जब वापस माउथ क्लोज हो गया, मसल्स की स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, तो देयर इज इनहिबिशन ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड योर जॉ मसल्स रिलैक्स। अब ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। तो क्या है, जॉ नीचे गया, जॉ ऊपर आया, जॉ नीचे गया, जॉ ऊपर आया, एंड दिस इज योर swallowing और mastication। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? शाबाश। इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस च्यूइंग या मेस्टिकेशन, इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों हो रही है? आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी डाइजेशन इट बिगिनस इन द माउथ। ये आपको बायोकेमिस्ट्री वालों ने बताया होगा कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मुंह में ही शुरू हो जाती है, बिकॉज स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज होता है विच कैन डाइजेस्ट इनडाइजेस्टेबल सेलुलोज मेम्ब्रेन। तो आप जो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो लोग शौक से लेते हैं, उनको च्यूइंग अच्छी करनी चाहिए उनकी। जितना आप च्यू करोगे तो इनडाइजेस्टेबल सेलुलोज मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेकअप होगी और इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ दैट। जितना स्लाइवरी अमाइलेज इन कॉन्टैक्ट होगा उतनी जल्दी डाइजेशन विल बिगिन। अगर आप वैसे ही निगलते जाओगे तो फिर स्टमक में जाके फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो स्टमक में अमाइलेज इतना नहीं होता, स्टमक में ज़्यादा प्रोटीएजेज हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। तो अगर आप जितनी देर इन कांटेक्ट रखोगे फूड को इन माउथ विद स्लाइवरी अमाइलेज, अच्छी तरह च्यू करते रहोगे, तो आपका क्या है कि वहाँ पे आपके इनडाइजेस्टेबल सेलुलोज मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगी। आप कोई एनिमल से ये एग्जांपल दे सकते हो? मैम जितने भी हर्बीवोर्स हैं।
Very good, Alishba. Herbivores, because they take the grass and these things which have indigestible cellulose membrane, तो वो बैठे बैठे आप देखें वो जुगाली करते रहते हैं. जुगाली ये प्रॉपर वर्ड उनके लिए बोला जाता है कि वो अपने माउथ को हिलाते रहते हैं. और वो क्यों हिलाते रह रहे हैं कि उनकी च्यूइंग होती रहती है. तो हमें रिलीजियसली क्या कहा गया, जो हमें हमारा जो रिलीजन है उसने सब कुछ सिखाया है. ठीक है ना, इवन कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, हमारे पास सुन्नत में ये सारे तरीके हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया है कि हमें खाने का क्या जो है बेस्ट तरीका है रिलेटेड टू मैस्टिकेशन. अलीजा. मैम यही है ना कि आप आराम से खाएं उसे मैम। पूरी तरह से अपना टाइम लेके प्रॉपर. वेरी गुड. जल्दी जल्दी में नहीं खाना चाहिए. शाबाश शाबाश. और अलीजा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मैं कि चुबा मैं- चुबा के खाना चाहिए, जितना ज्यादा हो मैम? सके उतना ज्यादा. हाँ जी हाँ जी, नहीं मैम कुछ नहीं, क्वेश्चन क्लियर हो गया. क्लियर हो गया. अच्छा अच्छा, इसमें क्या था कि ये हम जो है हमारे रिलीजन में भी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें ये बताया गया है डिटेल में कि आपको कभी भी जो है वो फूड को निगलते नहीं जाना, तेज़ तेज़ नहीं खाना, तसल्ली से बैठ के खाना है और माउथ के अंदर जो है वो च्यूइंग टाइम ज़्यादा देना है. ठीक है, जब आप च्यूइंग टाइम ज़्यादा देते हो तो आपकी इनडाइजेस्टिबल जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप खीरा खा रहे हो, बास लोग खीरे को उसके छिलके के समेत खाते हैं, तो उसकी अच्छी डाइजेशन जो है माउथ में ही हो जाएगी. कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन बहुत अच्छी माउथ में ही हो जाएगी. फूड जैसे ही स्टमक में जाती है वहाँ पे एसिडिटी होती है, तो फिर डाइजेशन डिले हो जाती है, क्योंकि स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन अच्छी होती है, तो फिर आगे कहीं जाके ड्यूडेनम जैनम में होगी. तो इसलिए बेहतर है कि माउथ के अंदर ही डाइजेशन हो जाए. तो हम जितना टाइम च्यूइंग के लिए देंगे उतना ही हम लोग अच्छी डाइजेशन होगी. और आप देखें जो लोग आजकल जो डाइटिशियंस होते हैं वो रिकमेंड भी यही करते हैं कि आप स्लो खाएं और चबा चबा के खाएं. तो ये फिटनेस के लिए भी अच्छा है कि अगर आप तेज़ तेज़ खाते जाते हैं तो आपको वो सटाइटी नहीं होती और आप मोटे होते जाते हैं, खाते जाते हैं मोटे होते जाते हैं. लेकिन अगर आप च्यू कर के खाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो आपकी जो अंदर गई फूड वो डाइजेस्ट हुई या फ़ौरन एब्जॉर्ब होगी, साथ ही साथ आपकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी. तो एक वो सटाइटी की फीलिंग जल्दी आ जाएगी. तो आप पूरी रोटी की बजाय आधी या पौनी रोटी पे आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि बस इतना ही मैंने खाना. तो जो वरना आप क्या करोगे कि आप खाते चले जाओगे. हम कहते हैं हम खाते तो हैं लेकिन हम यहाँ आजकल हमारे अंदर एनर्जीज़ नहीं है क्योंकि हमने अच्छे तरीके को फॉलो नहीं किया हुआ. तो हमें अगर हम प्रॉपर तरीके को फॉलो करें तो वो जो थोड़ी फूड भी होगी वो हमें एनर्जी देगी और मोटा नहीं करेगी. अच्छा, इंक्रीज द सरफेस एरिया एक्सपोज टू स्लाइवी सिक्रीशंस. तो अब क्या है कि जो आपको पता है कि कांटेक्ट जो भी एंजाइम्स का होता है वो सरफेस पे होता है सिर्फ, है ना. ये एंजाइम्स में आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द फूड. अब अगर इतना बड़ा बोलस ऑफ द फूड है तो उसके ऊपर एंजाइम सिर्फ सरफेस पे ही एक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एंजाइम. लेकिन अगर उसको ब्रेकअप कर दिया जाए इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू च्यूइंग, तो क्या होगा कि छोटे छोटे पीसेस के ऊपर हर साइड से स्लाइवरी अमाइलेज कैन एक्ट to digest it. This is another importance of chewing, that maximum digestion of the food it takes place in the mouth. The larger pieces they are broken down into smaller one or surface area exposed to salivary amylase or salivary secretion is increased. ठीक है, ये बात समझ आ गई है? किसी को कोई डाउट है? द सेकेंड स्टेप, हमने पहले मैस्टिकेशन देख रही है, सेकेंड स्टेप जो है वो है डिग्लूटेशन. डिग्लूटेशन या swallowing के आगे से फिर 3 पार्ट्स हैं. इट हैज़ 3 फेजेस और 3 स्टेजेस. अगर कोई फेजेस भी बोले वो भी ठीक है, स्टेजेस भी बोले तो वो भी ठीक है. अब सिंपल सी बात है, क्लेमैन को भी समझ आ गई कि फूड जो है ये ग्रीन कलर्ड बोलस ऑफ फूड दिखाया हुआ है, जब ये माउथ में है आप उसे ग्राइंडिंग और च्यूइंग कर रहे हैं, कटिंग ग्राइंडिंग च्यूइंग माउथ में और कांटेक्ट विद स्लाइवरी अमाइलेज सारा कुछ माउथ में हो गया, मैस्टिकेशन हो गई है. अब जो है इस सॉफ्ट बोलस ऑफ फूड ने पोस्टीरियरली जाना है.
ठीक है। पहले तो इसकी एक ओरल फेज होगी जो बिल्कुल इस टिप पे है जहाँ से ओपनिंग होती है, पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द माउथ पे जब बोलस ऑफ फूड इज पुश्ड पोस्टीरियरली इनटू द फेरिंक्स, दिस इज ओरल फेज। ठीक है, ये फेज क्या है, वॉलेंट्री है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से यू कैन पुश योर फूड बैकवर्ड इनटू द फेरिंक्स। आप कंट्रोल कर सकते हो ना कि मैं इस फूड को निगल लूं या बाहर फेंक दूं। जी मैम। तो the first phase, which is oral phase of swallowing, this is voluntary phase. You can push the bolus of the food posteriorly into the pharynx. ठीक है, अब pharynx में पहुंच गई तो next two phases जो है वो अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। एक दफ़ा फूड फेरिंग्स में चली जाए उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। फेरिंजियल और कोई एक तरीका हो सकता है कि आप उंगली मार के क्या कर दो, फेरिंजियल एंड इसोफेजियल। ठीक है, तो अब क्या है कि ये दोनों फेजेस जो हैं दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर नॉट इन योर कंट्रोल। फूड चली गई फेरिंग्स में, अब इट हैज़ टू गो टू द एसोफेगस, लोअर डाउन टू द स्टमक। तो 3 फेजेस हैं हमारी पास, स्टेजेस ऑफ डिग्लूटिशन और swallowing: oral phase, pharyngeal phase and esophageal phase. First phase is voluntary, next 2 phases are involuntary. So what happens in voluntary phase? इसमें क्या होगा ओरल फेज में, आपका बोलस ऑफ फूड यहाँ पे ये वाइट में दिखाया हुआ है। बोलस ऑफ द फूड मैंने आपको बताया था ओरल फेज इट डील्स विद एरिया जिस लोकेशन पे हो रही होती है, इट इज़ पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द माउथ। तो माउथ से च्यूइंग हो के ये नरम सी फूड जो है पोस्टीरियरली जा चुकी है। अब क्या होगा, यहाँ पे टंग जो है, टंग इट पुशेस द बोलस ऑफ द फूड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, आपकी टंग जो है वो रेज होगी, द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टंग रेज होगा और द बोलस ऑफ द फूड इज पुश्ड पोस्टीरियरली एंड अपवर्ड, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ फेरिंग्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलेट हो जाएंगे एंड दे गिव वे टू द फूड और फूड एंटर हो जाएगी फेरिंग्स में। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी लंबी कहानी ओरल फेज में नहीं है, सिर्फ ये है कि बोलस पोस्ट्रो डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग पे आएगा पहले, फिर एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग रिट्रैक्ट हो जाएगा और पोस्टीरियर पार्ट एलिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझा दूँ, बोलस जो है पोस्टीरियरली आएगा, आगे वो सारा काम मेस्टिकेशन वाला हो चुका है। ठीक है, लार्जर फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन। अगर आप पूरा जो फूड आपने जो अनप्रोसेस्ड फूड मुंह में रखी है, पूरा अगर रोटी का नवाला रखा है तो वो पूरा का पूरा आप उसे निगलना मुश्किल होता है ना। तो च्यूइंग और मेस्टिकेशन जो है उसको स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में और उसके साथ अमाइलेज भी मिक्स करके उसे एक सॉफ्ट सा बोलस बना देती है। अब दिस बोलस इट मूव्स पोस्टीरियरली, यहाँ पे टंग पे पड़ा हुआ है। नाउ टंग मूव्स बैकवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, उसको पुश करेगी पोस्टीरियरली जिसकी वजह से वो फेरिंग्स की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, यू कैन रीड दिस फ्लो चार्ट। नाउ द फूड हैज़ एंटर्ड इनटू द फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ से अब फूड आपके माउथ से होके ये यहाँ तक पहुँच गई है, फेरिंग्स में पहुँच गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं, ज़्यादा गाइटन में अगर देखो तो पूरा पेज है कि ये होगा, सॉफ्ट पैलेट इधर चला जाएगा, टंग इधर चली जाएगी, ये काफ़ी लंबी कहानी लगती है देखने में, लेकिन इतनी लंबी कहानी है नहीं। अब होगा क्या कि जब फूड फेरिंग्स में पहुँची तो आपने हर वो चीज़ करनी है जिसमें फूड को बैकवर्ड आने से रोका जा सके एंड इट कैन मूव, इट शुड बी अलाउड टू मूव फॉरवर्ड ओनली। ठीक है, तो ये 2 बातें याद रख लोगे ना तो आप उसके स्टेप्स बनाते जाओगे। क्या है, व्हेन फूड एंटर्स इनटू द फेरिंग्स इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मूविंग बैकवर्ड इनटू द नेजल और ओरल कैविटी, इट शुड मूव फॉरवर्ड डाउनवर्ड टूवर्ड द एसोफेगस। ठीक है, तो उसके लिए क्या स्टेप है, पहले तो your soft palate moves upward to block the posterior nasal posterior nares जो है posterior opening of the nose होता है, जो ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। अब ये सॉफ्ट पैलेट ने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया कि ये जो फूड नीचे जा रही है ये ऊपर नेजल कैविटी की तरफ ना चढ़ जाए। ठीक है, फिर क्या है, आपकी टंग जो है वो आपकी ओरल कैविटी को ब्लॉक कर देगी।
ठीक है, सो दैट इट कैन नॉट मूव बैकवर्ड टूवर्ड द ओरल कैविटी। दोनों ऊपर के रास्ते बंद हो गए, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि इसके बाद क्या होना चाहिए, जो लैरिंग्स, ये जो लैरिंग्स है इट मूव्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगा। क्यों? बिकॉज इट पुल्स द एसोफेगस अपवर्ड। एसोफेगस की ओपनिंग को खोलने के लिए द लैरिंग्स मूव्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। एसोफेगस इसके साथ ही पीछे पड़ा हुआ है ना, तो एसोफेगस की जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, यूईएस क्या है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इट ओपन्स अप टू गिव वे टू द इनकमिंग फूड। और बीच में एक रास्ता हमने और ब्लॉक करना है कि यहाँ पे हमने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया था कि नोज में ना जाए, यहाँ पे ये रास्ता ब्लॉक किया कि ओरल कैविटी में ना जाए। अब ये रास्ता भी ब्लॉक करना है कि ट्रेकिया में ना जाए, क्योंकि ट्रेकिया में तो थोड़ा सा भी फूड या पानी चला जाए तो बहुत डेंजरस है। आप देखें फ़ौरन आपको कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है, इवन सांस बंद हो सकता है अगर ट्रेकिया की तरफ चला जाए फूड। तो क्या होगा कि पहले तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो आपस में अप्रॉक्सीमेट होंगी ताकि ये ओपनिंग ही बंद हो जाए और फूड यहाँ ना जा सके। और सेकंड स्टेप क्या होगा कि एपिग्लॉटिस इट कवर्स, एपिग्लॉटिस पीछे की तरफ मूव करेगा। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन है ऑन टॉप ऑफ द लैरिंग्स जो उसकी ओपनिंग को बंद कर देगा, सो दैट फूड ओनली मूव्स बैकवर्ड टूवर्ड द एसोफेगस। ठीक है, अब मैंने जो स्टेप्स बताए हैं आपको, आई एम रिपीटिंग अगेन, सब लोग सुन रहे हैं? यस मैम। Good. Now food should not go into the nasal cavity, into the oral cavity and into the larynx और trachea। ठीक है, अब उसके लिए 3 रास्ते ब्लॉक करने हैं आपने और एक सिर्फ खोलना है। उसके लिए क्या स्टेप होगा, सॉफ्ट पैलेट मूव्स अपवर्ड टू ब्लॉक द posterior nares, tongue moves upward and backward to block the opening of the oral cavity, the vocal cords they are approximated ताकि ये ओपनिंग बंद हो जाए, प्लस इसके ऊपर ये भी है कि your epiglottis it moves backward to cover the opening of the larynx। ठीक है, फिर क्या है कि larynx move forward and upward जिसकी वजह से there is opening of upper esophageal sphincter और food moves downward toward the esophagus। अब ये सारा कुछ इसमें आ गया हुआ है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब स्फिरिंजियल स्टेज जो है इसका कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल कैसे है, ये नर्व्स आपको थोड़े से नाम यहीं पे ही आप ऐसे ऐसे नाम याद लिखे, सारे नहीं हुए, एक नर्व का नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप बार बार इस तरह रिपीट फिगर के ऊपर करोगे तो आपको याद रहेंगे नाम। एफरेंट नर्व्स यहाँ से जैसे ही बोलस ऑफ फूड पोस्टीरियरली मूव करता है टुवर्ड द फेरिंग्स तो यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, टॉन्सिलर पिलर्स में स्पेशली रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो 2 नर्व्स एफरेंट सिग्नल्स लेके जाती हैं टू द स्वैलोइंग सेंटर इन द मेडुला एंड लोअर पॉन्स। वो एफरेंट नर्व्स 2 कौन सी आपने याद रखनी है, ट्राइजेमिनल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक है, ये 2 एफरेंट नर्व सिग्नल लेके गई टू द स्वैलोइंग सेंटर एंड इफरेंट सिग्नल मूव्स बैकवर्ड, जो पेरिस्टाल्टिक वेव स्टार्ट कर देगा फेरिंग्स में ताकि आपकी फूड नीचे जाए। वो इफरेंट सिग्नल्स किन नर्व्स के थ्रू आएंगे, पहले तो 2 यही याद रख लो, ट्राइजेमिनल और ग्लॉसोफेरेंजियल। अगली 2 हैं वेगस एंड 12th क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लॉसल जो है। ठीक है, तो 4 नर्व से वो सिग्नल्स वापस आएंगे, 2 से एफरेंट्स जाएंगे और 4 नर्व इफरेंट्स हैं जो वो सिग्नल वापस लेके आएंगे एंड देयर इज स्टार्ट ऑफ पेरिस्टाल्सिस इन द फेरिंग्स व्हिच मूव्स डाउनवर्ड टू द एसोफेगस टू मूव द बोलस ऑफ द फूड टुवर्ड्स द स्टमक। Any difficulty up till now? सो गए सारे? No. Prepared। अच्छा, जब आप फ्रिंजल स्टेज में बोलस ऑफ द फूड बैकवर्ड मूव करता है, ठीक है, जब ये स्वेलिंग हो रही होती है उससे पहले ऑक्सीजन मूव कर रही थी थ्रू नोज बैकवर्ड जा रही थी क्योंकि ट्रैकिया ओपन था। लेकिन हमने बाद में ये पढ़ लिया ना कि जब बोलस ऑफ द फूड बैकवर्ड जाता है और वो फेरिंग्स से गुजरता है तो ये लैरिंग्स की ओपनिंग को एपिग्लॉटिस बैकवर्ड मूव करके क्लोज कर देता है ताकि फूड जो है, जो ये येलो से शो हो रही है इनकमिंग फूड, ये लैरिंग्स या ट्रैकिया में ना चली जाए। तो इसकी वजह से जब ऊपर लिड आ गया तो थोड़ी सी देर के लिए फॉर अबाउट 6 सेकेंड्स आपकी रेस्पिरेशन जो है इट इज़ हाल्टेड।
ठीक है, थोड़ी देर के लिए सांस बंद हो जाता है, जितनी देर के लिए ये फूड जो है वो एपिग्लॉटिस में एसोफेगस में एंटर हो जाए, थोड़ी सी देर के लिए, तो इसलिए ये इतना वो रिकग्नाइजेबल भी नहीं होता। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली जो है वो ऑक्सीजन जा रही थी या ब्रीदिंग हो रही थी, इंस्पिरेशन हो रही थी क्योंकि ओपनिंग ओपन थी, लेकिन जैसे ही फूड फेरिंग्स की तरफ मूव करती है एपिग्लॉटिस इज क्लोज्ड और थोड़ी देर के लिए योर रेस्पिरेशन इज हाल्टेड until the food reaches the esophagus, and it takes place for about just 6 seconds. Now the last stage is esophageal stage. मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी क्योंकि we have just 4 minutes. esophageal stage में कोई भी कहानी नहीं है इतनी लंबी याद रखने वाली। कहानियाँ बड़ी गाइटर ने बहुत डिटेल ऐसे बताई है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात है, वो देख के ही बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन उसमें है कुछ भी नहीं। सिर्फ ये है कि आपने 2 टाइप के मसल्स याद रखने हैं एसोफेगस के अंदर और 2 टाइप की पेरिस्टाल्टिक वेव्स याद रखनी है। 2 टाइप के मसल क्या है कि अपर पार्ट जो एसोफेगस का है वो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं जो वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, और लोअर पार्ट एसोफेगस का जो है ये स्मूथ मसल्स हैं विच आर इनवॉलंटरी। ठीक है, और 2 टाइप की पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो हैं वो आती हैं एसोफेगस के अंदर। फर्स्ट पेरिस्टाल्टिक वेव वही वेव है जो कंटिन्यू हो रही है फेरिंग्स में जो आई थी जब बोलस ऑफ द फूड आया था और डिग्लूटेशन हो रही थी, तो वही वेव कंस्ट्रिक्शन रिंग नीचे 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 मूव, मैंने ये आपको पढ़ा दिया ना सारा ये प्रोपल्सिव मूवमेंट में कि कैसे जो है कंस्ट्रिक्शन रिंग बनता है और आगे स्पेस बनती जाती है और फूड जो है इट मूव्स डाउनवर्ड टूवर्ड्स द स्टमक, ये वही वेव है। यूजली इसी पेरिस्टाल्टिक वेव से फर्स्ट पेरिस्टाल्सिस से ही फूड जो है मूव्स डाउनवर्ड, लेकिन अगर ना पूरी फूड जा सके तो सेकंड पेरिस्टाल्टिक वेव यहाँ के स्ट्रेच की वजह से स्टार्ट होगी बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ माइंटेरिक प्लेक्सस। आपको पता है ये हमेशा पेरिस्टाल्सिस क्यों शुरू होती है, लोकल माइंटेरिक प्लेक्सस में स्ट्रेचिंग होती है और उसकी वजह से सेकेंड पेरिस्टाल्सिस बिगिंस एंड इट पुशेस द फूड डाउनवर्ड अंटिल ऑल द फूड रीचेस द स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है, देयर इज रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। जैसे जैसे ये बोलस ऑफ द फूड डाउनवर्ड आती जा रही है यहाँ पे, तो पहले इस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की रिसेप्टिव रिलैक्सेशन हो जाती है। जैसे इसको पता चलता है कि फूड इधर आ रही है, वो रिलैक्सेशन किससे होती है, माइंटेरिक प्लेक्सस आपका इनहिबिटरी सिग्नल्स दे देता है साथ ही साथ आगे वाले एरिया को। पहले स्टिमुलेटरी सिग्नल्स आ रहे थे जिसने फूड को डाउनवर्ड मूव किया और फिर आगे जो है रिलैक्स करने के लिए माइंटेरिक प्लेक्सस से ही इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे थे जिन्होंने पहले लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स किया, देन इट रिलैक्सेस द वॉल ऑफ द स्टमक ताकि फूड के लिए जगह बनती जाए और फूड इजीली आगे मूव करती जाए। तो यहाँ पे ये वही बात प्राइमरी और सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस की है, ये आप लोग पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी होपफुली जो मैंने फिगर से आपको बता दिया है। ये जो बात है कैन नॉट अकर इन वेगोटमी क्योंकि 10th क्रेनियल नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है सिग्नल ले जाने में। स्ट्राइटेड मसल्स हैं अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस के और फेरिंग्स के, तो इसलिए वहाँ पे क्या है वो वहाँ पे अगर वेगस नर्व कट हो जाए किसी वजह से तो ये स्टेज नहीं होगी। लेकिन सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस इट बिगिंस ड्यू टू स्ट्रेच, वो लोकल इंटेरिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। इसलिए अगर वेगस नर्व कट भी हो जाए तो वहाँ क्योंकि ये स्मूथ मसल्स हैं और यहाँ पे इंटेरिक नर्वस सिस्टम ने ये वेव शुरू की है तो सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस कैन हैपन। ओके, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया कंटेंट आज? ठीक है मैम, काफी। हाँ, थोड़ी समझ आ रही है ना? यस मैम। अब यहाँ पे आपने इसकी रेगुलेशन में जो नर्व्स याद रखनी है, वहाँ पे आपने फ्रिंजल स्टेज में जो याद रखी थी वो C5, C9, C10 और 12 थी। ठीक है, तो अब यहाँ से जो फर्स्ट पेरिस्टाल्सिस है, ये फर्स्ट पेरिस्टाल्सिस है, ये सेकेंड है। फर्स्ट पेरिस्टाल्सिस जो है ये फेरिंग्स से स्टार्ट होती है और इसमें क्रेनियल नर्व आपकी जो इन्वॉल्व हो रही है वो 10 है वेगस नर्व, वो ब्रेन स्टेम तक सिग्नल लेके जाएगी और इफ्रेंट्स जो आ रहे हैं वो क्रेनियल नर्व 9 और 10 से आएंगे। ठीक है, एसोफेगस में ये वही नर्व वही पेरिस्टाल्सिस है जो फेरिंग्स में स्टार्ट हुई थी। और जो सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस है वो लोकल माइंटेरिक प्लेक्सस में होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और ये फिर जब कंटिन्यू हो जाती है तो सारे का सारा बोलस ऑफ द फूड डाउनवर्ड मूव कर जाता है। ये रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक है जो मैंने आपको पहले बता दी है। जैसे जैसे फूड नीचे आता है वैसे पहले जो है वो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस रिलैक्स होता है और फिर इन जो है वो वॉल ऑफ द स्टमक रिलैक्स होती है टू गिव वे टू